Today we will study about the Helminth disease. Helminth diseases are what? Helminth diseases are those diseases which occur due to the causative agent belongs to Escherichia. यानी वो causative agent जो किसको बिलोंग करते हैं बेटा? Escherichia को बिलोंग करते हैं, या जिन्हें हम सिंपल लैंग्वेज में राउंड वॉर्म्स कहते हैं, उनसे जो डिजीज़ होती है दोज डिजीज़ आर कॉल्ड एज हेलमिंथ डिजीज़. उसमें सबसे फर्स्ट जो डिजीज़ लेंगे दैट इज एस्कैरियासिस. व्हाट इज इट? एस्कैरियासिस. एस्कैरियासिस. तो व्हाट इज द हु इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ दिस डिजीज़? तो द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एस्कैरियासिस इज एस्कैरिस. कौन है बेटा? एस्कैरिस. एस्कैरिस की डिफरेंट स्पीशीज हो सकती है, हम यहाँ पे सिंपली एस्कैरिस ले रहे हैं. नाउ हाउ दिस एस्कैरिस एंटर इनटू द हेल्दी पर्सन, हाउ इट इज़ ट्रांसमिटेड? तो व्हाट इज़ द मोड ऑफ इन्फेक्शन, कि हमें इन्फेक्शन एस्कैरिस से कैसे हो सकता है? तो सबसे फर्स्ट चीज़ है बेटा कि अगर वी जस्ट टेक द कॉन्टामिनेटेड वेजिटेबल, फ्रूट्स और वाटर, मीन्स the healthy person get infected by the ascaris through contaminated vegetable, fruit and water. तो अब बात ये आती है कि ये फ्रूट, वाटर, वेजिटेबल कॉन्टामिनेटेड हुए किससे, कैसे कॉन्टामिनेटेड हुए? तो एक्चुअली व्हाट हैपन व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन पासेस इट्स फीकल मैटर इन ओपन प्लेस. जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन अपना फीकल मैटर और एक्सक्रीटा ओपन प्लेस पर रिलीज़ करता है तो इट कॉन्टामिनेट द सॉइल. और जब सॉइल में कॉन्टामिनेशन हो जाती है, सॉइल में उस पैरासाइट्स के एग आ जाते हैं. तो इफ़ उस सॉइल के अंदर ही फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल गेट कॉन्टामिनेटेड. एंड इफ़ द सॉइल ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यू नो दैट द वाटर्स रन अवे फ्रॉम द सॉइल. So while running away water, when the water is running away, along with that water, the eggs of the parasite also reaches to the water body. और जब वो parasite water body में चले जाते हैं तो through that contaminated water we get the infection. तो actually ascaris का infection कैसे हुआ बेटा? First of all, the infected person passes its excreta or fecal matter in the soil, make the soil contaminated. Now from that soil the fruits, vegetable and water get contaminated and ultimately it is transmitted to the healthy person. Next thing, what is the symptoms of the ascariasis? कि अगर किसी बच्चे को या किसी हेल्दी पर्सन को एस्कैरिसिस हुआ है तो हाउ वी कम टू नो, क्या सिम्टम्स अपीयर होंगे? तो सबसे फर्स्ट है दैट इज़ द इंटरनल ब्लीडिंग. इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग होने लगती है. एब्डोमिनल और मस्कुलर पेन होने लगता है बेटा. एब्डोमेन में भी पेन होने लगता है, मसल्स में भी पेन होने लगता है. इट मे रिजल्ट्स इनटू फीवर ऑल्सो एंड द पर्सन विल गेट एनीमिक. एनीमिक क्यों हो जाएगा बेटा? क्योंकि व्हेन एस्कैरिस एंटर इनटू द गट इट ड्राइव द नरिशमेंट फ्रॉम द गट और पर्सन को कम मिलेगा बेटा नरिशमेंट, तो एज अ रिजल्ट द पर्सन बिकम एनीमिक. एंड एस्कैरिस जो होते हैं बेटा दे प्रोड्यूस सो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एग्स, तो उनके एग्स कैन कॉजेज द ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, यानी इंटेस्टाइनल पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं उनके एग्स. तो दीज आर द सर्टेन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज एस्कैरियासिस विच इज़ अ हेलमिंथ डिजीज और डिजीज ड्यू टू द राउंड वॉर्म. Now we come on to the second disease which is called as elephantiasis or filariasis. It is also a disease caused due to the roundworm. ये भी roundworm की वजह से ही disease हो रही है. Now what is the cause? Who is the causative agent of elephantiasis? So the causative agent of the elephantiasis is the Wuchereria. It is Wuchereria bancrofti. ये क्वेश्चन बेटा यूजुअली एग्जाम में आता है कि नेम द कॉजेटिव एजेंट और नेम द पैथोजन ऑफ एलिफेंटिएसिस या नेम द पैथोजन ऑफ फाइलेरियसिस. ओके, तो फर्स्ट इज द वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी और इट मे बी द वुचरेरिया मलाए. तो दोनों हैं बेटा, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी या फिर वुचरेरिया मलाए, आइदर दिस और दिस.
may cause elephantiasis. Now next thing, how the healthy person get its infection. पर्सन को इसका इन्फेक्शन कैसे हो जाता है बेटा? तो एक्चुअली दिस वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचरेरिया मलाय इज ट्रांसमिटेड बाय द इंसेक्ट बाइट. तो फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो एक्ट एज अ वेक्टर. यहाँ पे फीमेल क्यूलिक्स जो मस्किटो है वो किसकी तरह एक्ट करती है बेटा? वेक्टर की तरह एक्ट करती है. एंड इट ट्रांसमिट, है ना, द हेल्दी पर्सन बाय बाइटिंग इट. जैसे मलेरिया प्लाज्मोडियम जो होता है दैट इज ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल एनोफिलिस, ऐसे ही ये ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल क्यूलिक्स. नाउ विच ऑर्गन गेट अफेक्टेड बाय द फाइलेरियल वर्म. तो द ऑर्गन विच गेट अफेक्टेड यूजुअली फाइलेरियल वर्म एंटर्स इनटू द लिम्फ वेसल्स. कहाँ एंटर करते हैं बेटा? लिम्फ वेसल्स में एंटर करते हैं, और स्पेशली ऑफ द लोअर लिम्ब. अब जब लोअर लिम्ब में वो एंटर कर गए तो दे ब्लॉक द लिम्फ वेसल्स. तो लिम्फ वेसल्स को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं. अब लिम्फ कॉन्टिन्यूसली फॉर्म्ड. आपको पता है बेटा लिम्फ कैसे बनता है? लिम्फ जहाँ पे भी ब्लड कैपिलरीज होती है वहाँ से प्लाज्मा एंड WBCs कम्स आउट एंड फॉर्म्स द लिम्फ. तो प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ तो कॉन्टिन्यूस चलेगा, बट दैट लिम्फ इज नॉट कमिंग अगेन बैक टू द हार्ट. तो जब वो वापस नहीं आएगा तो दैट लिम्फ गेट ऑन एक्यूमुलेटिंग इन द लोअर लिम्फ. और वो लिम्फ वेसल जब उसके अंदर लिम्फ एक्यूमुलेट होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, तो देयर विल बी स्वॉलन और देयर विल बी स्वेलिंग. और वो स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इट अपीयर्स लाइक अ एलिफेंट. यानी लोअर लिम्ब कैसा अपीयर होता है? जैसे एलिफेंट लेग. तो दैट्स वाई इट कॉजेज एलिफेंटिएसिस एंड दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एलिफेंटिएसिस. नाउ whether this elephantiasis is a chronic disease? Yes, it is a chronic disease. Chronic disease मतलब once it happens it will remain for many years. Okay, that is called as chronic disease. तो filarial worm slowly develop chronic inflammation. Chronic inflammation मतलब continuously it remain in the body of the infected person and उसी जिस ऑर्गन में वो है उसको इन्फ्लेमेशन कर देता है एंड वेयर दे लिव फॉर मैनी ईयर्स. इवन फ्रॉम दिस डिजीज द जेनाइटल ऑर्गन आर ऑल्सो गेट अफेक्टेड. और जब जेनाइटल ऑर्गन अफेक्ट होती है तो दैट कॉजेज ग्रॉस डिफॉर्मिटीज. यानी जो पर्सन होता है नॉट एबल टू मूव बिकॉज द लेग लोअर लिम्ब बिकम लाइक एलिफेंट, तो वो ग्रॉस डिफॉर्मिटीज लेके आता है. तो दीज आर द टू Hellman's diseases. Now we come on to the next disease that is called as fungal disease. Now fungal disease, our common name is the ringworm. I think you all have heard about a one advertisement कि दाद खाज खुजली का मल्लम रिंग कटर. रिंग कटर, why it is called as ring cutter? यानी रिंग वॉर्म को कट करने वाला, यानी विच कैन ट्रीट द फंगल डिजीजेस. उस मेडिसिन का ही जो ब्रांड नेम है वही क्या नेम है बेटा? रिंग कटर. रिंग कटर क्यों? बिकॉज रिंग वॉर्म. कई बार बच्चे इसको मिसनॉमर ले लेते हैं. उनको लगता है कि रिंग वॉर्म अकर ड्यू टू सर्टेन वॉर्म, राउंड वॉर्म्स जैसा कोई चीज़ होगा, बट एक्चुअली रिंग वॉर्म इज अ डिजीज विच अकर ड्यू टू द फंजाई, नॉट ड्यू टू एनी वॉर्म. तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके कॉजेटिव एजेंट कौन है. Who was the pathogen? तो actually the pathogen of the ringworm, तो many fungi are there. Many fungi which belongs to जो अलग अलग जेनरा को बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू द जेनरा यानी जीनस. अब वो जीनस के नाम हम लोग लिखेंगे. कौन कौन से जीनस जिसको बिलोंग करती है बेटा? फर्स्ट हम लोग कह सकते हैं माइक्रोस्पोरम. माइक्रोस्पोरम, ओके, माइक्रोस्पोरम जेनरा. या फिर
ट्राइकोफाइटन या फिर एपिडर्मोफाइटन। मीन्स the ringworm can be caused due to the fungi which belongs to Microsporum genus, Trichophyton genus और Epidermophyton genus। यूजुअली ये क्वेश्चन 1 मार्क में आता है एंड समटाइम इट कम्स इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो। यू शुड नो ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन एंड माइक्रोस्पोरम। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द रिंगवर्म? Actually, if the person is having the ringworm, तो ringworm can happen to any place. Any place मतलब either it can happen to the skin, it can happen to the nails, it can happen in the hairs also. तो wherever it happens, the appearance of dry, scaly, dry मतलब dry लगता है, scaly मतलब ऐसे scales like structure हो जाता है, and lacens, lacens मतलब छोटे घाव on the various body part. बॉडी पार्ट पर लेसेंस हो जाते हैं। और वो बॉडी पार्ट कैसे कौन कौन हो सकते हैं? सच एज इट कैन बी हैपन ऑन स्किन, नेल्स, है ना, और स्कैल्प, जो हेयर्स के नीचे का स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज स्कैल्प, है ना, उधर कहीं पे भी ये हो सकते हैं। अब जहाँ पे भी स्केली लेसेंस आएंगे वहाँ पर फिर इंटेंस बहुत ज़्यादा इचिंग होगी। इचिंग मतलब जैसा खुजली करने का मन करेगा, तो इंटेंस इचिंग अकर इन द लेसेंस। और इफ़ वी डू द इचिंग, यानी अगर हम उसको खुजाएंगे तो देन इट विल इन्फेक्ट द अदर पार्ट ऑल्सो, बिकॉज दैट फंजाई कम्स इन आवर नेल एंड व्हेन वी टच इट टू द अदर पार्ट देन अदर पार्ट इज ऑल्सो गेट द इन्फेक्शन। नाउ रिंगवर्म जो है बेटा, ये यूजुअली ज़्यादा ये पूछा जाता है कि वाई रिंगवर्म अफेक्ट मोर इन द स्किन फोल्ड्स लाइक ग्रॉइन और बिटवीन द टोज। ग्रॉइन रीजन या टोज में क्यों ज़्यादा हो जाता है रिंगवर्म का इन्फेक्शन? तो उसके लिए हम लोगों को सिंपली बताना है बेटा कि बिकॉज एक तो हीट एंड मॉइस्चर, ये आप लोगों को पता ही है, हीट एंड मॉइस्चर आर रिक्वायर्ड for the growth of fungi। फंजाई की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए बेटा? हीट और मॉइस्चर चाहिए। तो अगर ये जो एरिया होते हैं ग्रॉइन रीजन या बिटवीन द टोज, वहाँ पे हीट भी रहती है और मॉइस्चर भी रहती है, सो दे थ्राइव वेल एंड कॉजेस रिंगवर्म, कि वो वहाँ पे थ्राइव करते हैं, सरवाइव करते हैं और क्या कॉज कर देते हैं? रिंगवर्म कॉज कर देते हैं। नाउ हाउ दिस रिंगवर्म हैपन मीन्स व्हाट इज द मोड ऑफ इन्फेक्शन? इन्फेक्शन कैसे लगता है हेल्दी पर्सन को रिंगवर्म का? तो सिंपली इफ द हेल्दी पर्सन इज यूजिंग द टॉवल और एनी यूटेंसिल ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे अगर कॉम भी यूज़ करें, इफ़ अ पर्सन हैविंग द, जैसे हम कहते हैं डेंड्रफ, डेंड्रफ इज़ व्हाट? डेंड्रफ इज़ ऑल्सो अ फंगल डिजीज़, वो भी एक तरह का रिंगवर्म ही है। तो उसमें अगर पर्सन हु इज़ हैविंग द डेंड्रफ, वो अगर अपने हेयर्स को ब्रश करता है उस कॉम से, एंड दैट सेम कॉम इज़ यूजिंग बाय द हेल्दी पर्सन टू ब्रश हिज हेयर, हिज और हर हेयर, तो देन द इन्फेक्शन में रीचेज टू द हेल्दी पर्सन। इसी तरह से इफ़ अ पर्सन इज़ यूजिंग, इन्फेक्टेड पर्सन इज़ यूजिंग हिज टॉवल एंड द हेल्दी पर्सन इज़ यूजिंग द सेम टॉवल, देन द इन्फेक्शन इज़ ऑल्सो ट्रांसमिट। और इफ़ अ इन्फेक्टेड पर्सन's क्लोथ इज़ यूज्ड बाय हेल्दी पर्सन, यूजुअली होता है ना बेटा हॉस्टल्स में कि बच्चे क्या करते हैं, उसकी टी शर्ट पहन ली, पैंट पहन ली, कुर्ता पहन लिया, दिस इज़ व्हाट? दीज आर द मेन culprit for causing the infection to a healthy person if a person is having the infection of ringworm। तो ये तो हो गई बेटा डिजीजेस। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि हाउ दिस डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड। इन डिजीजेस को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो सिंपली
नेक्स्ट थिंग इज द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेस, कि हाउ वी कैन प्रिवेंट एंड कंट्रोल द इन्फेक्शियस डिजीजेस। सबसे फर्स्ट चीज़ है बेटा, कभी भी कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है उससे कंट्रोल या उसका प्रिवेंशन ओनली एंड ओनली इज द पर्सनल एंड द पब्लिक हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मतलब टू मेंटेन itself clean, feed on clean water, clean food, clean vegetable, clean fruits, should be taken food from the clean sources, that is called as the personal hygiene। तो first आता है maintenance of the personal hygiene। अब how we maintain the personal hygiene, सबसे first चीज़ है by keeping our body clean, बॉडी को क्लीन रखा जाए। सेकेंड, कंजम्पशन ऑफ द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, दीज आर द मेथड्स ऑफ द पब्लिक हाइजीन, पर्सनल हाइजीन। ओके, नाउ पब्लिक हाइजीन, कि हाउ वी मेंटेन द पब्लिक हाइजीन। तो पब्लिक हाइजीन के अंदर क्या इंक्लूड होता है बेटा, देयर शुड बी द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, यानी जो भी वेस्ट है, चाहे हाउस होल्ड वेस्ट है, किचन वेस्ट है या एक्सक्रीटरी वेस्ट है, उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। यूजुअली पब्लिक क्या करती है बेटा, दे पुट द हाउस होल्ड और द किचन वेस्ट एट द रोड साइड। अब जब रोड साइड पे डाल दिया है तो नेचुरली इट इज़ एक्ट एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द इंसेक्ट्स और द फ्लाइज। अब वो ब्रीडिंग ग्राउंड हो गया तो दैट में एक्ट एज अ वेक्टर फॉर द ट्रांसमिटिंग द डिजीजेस। सेकेंड आता है वाटर रिजर्वायर्स, वो जगह जहाँ से पानी मिलता है हम लोगों को आइदर फॉर ड्रिंकिंग और फॉर अदर पर्पस। तो वाटर रिजर्वायर लाइक द पूल और द सेसपूल्स, टैंक्स, दैट शुड बी क्लीन पीरियोडिकली। इनको क्या करना चाहिए बेटा, पीरियोडिकली क्लीन करना चाहिए, कि आफ्टर 1 मंथ और 15 डेज दे शुड बी क्लीन, कि अगर उनमें बाई चांस कोई इन्फेक्शियस एजेंट आ भी गया है तो उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए, सो दैट इट डज नॉट कॉजेज इन्फेक्शन टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन इन द पब्लिक केटरिंग। पब्लिक केटरिंग इज व्हाट, पब्लिक केटरिंग मीन्स जैसे यूजुअली हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, यू पीपल आर गोइंग ऑन द रोड साइड स्टॉल ऑल्सो एंड जस्ट ईटिंग ऑल द रबिश थिंग। तो वो जो हम रबिश थिंग खाते हैं, क्या वो पब्लिक केटरिंग है? वो क्या वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करता है बेटा हाइजीन? उसका तो पर्सनल हाइजीन ही नहीं रहता, तो वो पब्लिक हाइजीन को तो क्या मेंटेन करेगा? उसकी तो पर्सनल हाइजीन नहीं रहती, वो क्लीन हैंड्स नहीं रखता, क्लीन वेजिटेबल्स नहीं करता, वो क्लीन मटेरियल यूज़ नहीं करता। तो लेकिन हमें सिर्फ वी शुड कंज्यूम द फूड if we are consuming it from the public place, तो then if they are maintaining the standard practice of hygiene। अब ये प्रिवेंशन और कंट्रोल मेथड है कब? अगर इफ द पैथोजन इज ट्रांसमिटेड बाय फूड एंड वाटर। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द कंट्रोल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेथड यू विल फॉलो इफ द पैथोजन इज ट्रांसमिटेड बाय फूड एंड वाटर। कि अगर पैथोजन फूड और वाटर से ट्रांसमिट होना है तो आप कौन से मेथड से उसे कंट्रोल करोगे? तो देन यू हैव टू राइट अबाउट दिस, ओके, बाय दिस और बाय द पर्सनल हाइजीन। अब आता है बेटा सेकेंड पॉइंट, ये तो हो गया कि अगर फूड और वाटर से ट्रांसमिट हो रहा है। नाउ इफ द पैथोजन इज ट्रांसमिटेड बाय एयरबॉर्न डिजीज है अगर, तो अगर एयरबॉर्न डिजीज़ है तो कैसे, तो हाउ वी कैन कंट्रोल द एयरबॉर्न डिजीज़, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल द एयरबॉर्न डिजीज़। तो फॉर एयरबॉर्न डिजीजेज अलॉन्ग विद द पर्सनल एंड द पब्लिक हाइजीन, ये मेजर तो हमें अप्लाई करने ही है। अपनी बॉडी को क्लीन रखना है, क्लीन फूड, क्लीन वाटर, क्लीन वेजिटेबल्स फूड पे लेने हैं। पब्लिक हाइजीन में एक्सक्रीटा और द वेस्ट शुड बी डिस्पोज प्रॉपरली, वाटर रिजर्वायर शुड बी क्लीन प्रॉपरली, ये तो सारी चीज़ें ही हैं। उसके अलावा वी शुड अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। आजकल नाउअडेज यू ऑल नो, अब तो सबको बाय हार्ट हो गया होगा बेटा कोरोना, वो एयरबॉर्न और टच से है।
तो अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, आइसोलेशन किया जाता है बेटा, क्वारंटाइन किया जाता है। एंड द इन्फेक्टेड पर्सन जो है इट शुड बी केप्ट इन द वेल वेंटिलेटेड रूम, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको वेल वेंटिलेटेड रूम में रखना चाहिए, क्योंकि जिससे उसमें वो इन्फेक्शियस एजेंट जो होता है वो आगे ट्रांसमिट ना हो। ये हो गए थे बेटा एयरबॉर्न। यूजुअली क्वेश्चन आते हैं, जस्ट कीप इन माइंड, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनते हैं बेटा इस पैराग्राफ में से, कि हाउ वी कैन कंट्रोल और प्रिवेंट द एयरबॉर्न डिजीजेस, हाउ वी कैन कंट्रोल एंड प्रिवेंट द वेक्टर borne diseases, और how we can control and prevent the soil and water borne diseases। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तीनों के आंसर डिफरेंट है। अभी तक हमने 2 डिस्कस करे हैं, वन इज द सॉइल एंड वाटर बॉर्न डिजीज लाइक एल्मेंथिस, सेकेंड इज एयरबॉर्न डिजीज। एयरबॉर्न डिजीज के अंदर हम टाइफाइड ले सकते हैं, निमोनिया ले सकते हैं, ओके। थर्ड इज द वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, BORNE। BORNE का मतलब होता है कैरी करना, ये बियर का पास्ट पार्टिसिपल है, बियर बॉर्न। तो जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं, यानी जो वेक्टर से ट्रांसमिट होती हैं, उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो द डिजीजेस लाइक मलेरिया, फाइलेरिसिस, चिकनगुनिया, डेंगू, all these are transmitted by the vector, and even better typhoid is also transmitted by the mechanical vector like housefly, so that can be also controlled by these method। तो सबसे पहले क्योंकि वेक्टर बॉर्न है, तो सबसे फर्स्ट अगर हमें डिजीज़ से इरेडिकेट करना है, डिजीज़ को एलिमिनेट करना है, तो वी शुड एलिमिनेट द वेक्टर। हमें पहले किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा? वेक्टर को। अगर वेक्टर ही नहीं होगा तो वो डिजीज़ ट्रांसमिट ही नहीं होगी। तो सबसे फर्स्ट टू कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर, हमें किसको एलिमिनेट करना है? वेक्टर को। वेक्टर को एलिमिनेट करने के लिए हमें किसे एलिमिनेट करना पड़ेगा? जहाँ पर वेक्टर ब्रीड करते हैं, तो वी शुड एलिमिनेट द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द वेक्टर। यानी वेक्टर यानी कि मॉस्किटो हो गए या फ्लाइज हो गए, उनके जो ब्रीडिंग ग्राउंड है अगर हमने उन्हें एलिमिनेट कर दिया तो वेक्टर्स ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे। एंड इफ देयर विल बी नो वेक्टर, तो नेचुरली द वेक्टर बॉर्न डिजीज को हम क्या कर सकते हैं बेटा? कंट्रोल और प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड आता है कि ब्रीडिंग ग्राउंड कहाँ कहाँ है बेटा? तो ब्रीडिंग ग्राउंड को एलिमिनेट करने के लिए वी शुड अवॉइड द स्टेग्नेशन ऑफ वाटर। स्टेग्नेशन ऑफ वाटर, जहाँ पे भी पानी खड़ा रह जाता है, खड़ा पानी जिसको कहते हैं, जैसे कोई गड्ढा है, बरसात हुई, पानी भर गया, अब वो पानी भरा रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा? दैट एक्ट एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द मॉस्किटोज। तो हमें जो स्टेगनेंट वाटर है उसको क्या करना है? रिमूव करना है इन एंड अराउंड द रेजिडेंशियल एरिया। जहाँ पे भी रेजिडेंशियल एरिया है, लोग रहते हैं, उसके आसपास कहीं पे भी स्टेगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्टेगनेंट वाटर और कहाँ हो सकते हैं बेटा? स्टेगनेंट वाटर कैन बी प्रेजेंट इन द कूलर्स ऑल्सो, तो वी शुड रेगुलरली क्लीन कूलर्स। नेक्स्ट, if we are sleeping, तो we should sleep in the mosquito net so that mosquito cannot bite us। नेक्स्ट, अगर वाटर है, पॉन्ड है और उसको हम लोग एम्प्टी नहीं कर सकते, तो इन दैट पॉन्ड वी कैन इंट्रोड्यूस गैम्बूशिया फिश। बेटा ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में भी और नीट में भी। गैम्बूशिया फिश, जो गैम्बूशिया फिश है बेटा, इट फीड ऑन द लार्वा ऑफ द मॉस्किटो। मॉस्किटो के लार्वा पर फीड करती है। तो पॉन्ड में मॉस्किटो एग ले करे, लार्वा निकले, इफ दिस फिश इज देयर, गैम्बूशिया फिश इज देयर, तो देन दे फीड ऑन दैट लार्वा एंड कंट्रोल द वेक्टर। वेक्टर कंट्रोल तो ऑटोमेटिकली डिजीज कंट्रोल। महाराष्ट्र में दिस गैम्बूशिया फिश इज नोन एज द गप्पी, तो वहाँ पे इसको गप्पी मछली कहा जाता है। दैट फीड ऑन दैट मॉस्किटोज लार्वा। नेक्स्ट, अगर स्टेगनेंट वाटर है और हम उसे क्लीन नहीं कर सकते, तो वी शुड स्प्रे इंसेक्टिसाइड इन द डिचेस। डिचेस मतलब गड्ढे। ड्रेनेज एरिया, ड्रेनेज एरिया यानी कि जहाँ पे भी सीवरेज पाइप जा रहे हैं वो, और स्वैम्प्स अगर कहीं पे दलदल है तो।
वहाँ पे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए सो दैट दे कैन किल द वेक्टर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम लोग अपने घर में वी आर यूजिंग द डोर्स एंड विंडोज शुड बी मैश्ड वायर मैश, है ना, तो वी शुड हैव वायर मैश, यानी कि जाली वाले दरवाजे, जाली वाली खिड़कियाँ लगानी चाहिए जिससे एयर कैन कम इन बट नॉट द वेक्टर, वेक्टर अंदर नहीं आ सके। तो बाय दिस मेथड वी कैन कंट्रोल द वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कि ये तो हो गया बेटा हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अब आता है कि बायोलॉजी किस तरह से हमें हेल्प करती है टू कंट्रोल द इन्फेक्शियस डिजीज। तो ये यूजुअली क्वेश्चन है, इट इज गिवन इन द NCERT ऑल्सो एंड इट कम्स इन द बोर्ड ऑल्सो, कि इन विच वे द स्टडी ऑफ बायोलॉजी हेल्प्ड अस टू कंट्रोल द इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज को कंट्रोल करने में बायोलॉजी हमारी क्या मदद करती है? वाई शुड वी आर स्टडिंग दिस, हम क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? तो सबसे पहला चीज़ है बाय स्टडिंग और बाय द नॉलेज ऑफ द बायोलॉजी और बाय स्टडिंग द बायोलॉजी वी कम टू नो द लाइफ साइकिल ऑफ द पैथोजन, mode of transmission of the pathogen, where it breeds, how it is transmitted, what are the symptoms। जब हमें ये सब चीज़ों की नॉलेज हो जाती है then it will be very easy for us to control or to prevent from that diseases। Why in India or why in all over the world lockdown is there? Lockdown is there because we know the lifespan or the how the coronavirus is transmitted, because it is transmitted by the touch contact, है ना, by air droplets जो होते हैं। that's why we are just in the home only and we have to use the mask while going out in public places, तो that's why। now अब क्या होता है, तो हमें इसका आंसर में लिखना है विद द एडवांसमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल साइंस। जब बायोलॉजिकल साइंस का एडवांसमेंट हुआ तो वी आर एबल टू डील इफेक्टिवली, हम इन डिजीजेज से इफेक्टिवली डील कर पाए। क्यों डील कर पाए? क्योंकि हमें क्या नॉलेज हो गई बेटा, वी हैव द नॉलेज अबाउट द पैथोजन, उस पैथोजन की नॉलेज हुई, अबाउट इट्स ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट कैसे होता है, आइदर इट यूज द वेक्टर, उसकी लाइफ साइकिल, जैसे मलेरिया की लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल डिस्कवर हुई, उसके बाद ही प्लाज्मोडियम इरेडिकेट हुआ, मलेरिया इरेडिकेट हुआ। अदरवाइज प्रीवियसली इन 1920s लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू द मलेरिया। लाइफ साइकिल, ऑल दीज हेल्प अस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द सर्टेन डिजीजेस। हमें किसने प्रोटेक्ट किया बेटा? नॉलेज ने। किसके बारे में? पैथोजन के बारे में, उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, कौन वेक्टर उसको ट्रांसमिट करता है और उसकी लाइफ साइकिल क्या है, हम उसे कहाँ पे इरेडिकेट कर सकते हैं। सेकेंड, बाय द स्टडी ऑफ बायोलॉजी वैक्सीन्स एंड द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैव बीन स्टार्टेड। तो बाय वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन it biology enable us to completely eradicate some of the deadly diseases like smallpox or the polio. Polio is almost eradicated in India. Smallpox is eradicated in the world, okay, due to the vaccination or by immunization. Next, nowadays we have a new recent branch. Recent matlab around 40 to 60 years old branch is there, 40 to 50 years old branch. That is biotechnology. You know that biotechnology, the desired DNA is introduced into the host and then we can produce whatever type of the protein we are requiring. So biotechnology also help to produce safer vaccine. वैक्सीन्स, जब हमने बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर किया था तब मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि किस तरह से nowadays the polio vaccine is there which is much safer than the previous, यानी OPV, oral polio vaccine is much safer than the previous vaccine that is called as Stark vaccine. Next आता है that is discovery of the antibiotic. That is antibiotic की discovery के बाद बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से इट इज़ वॉज यूज्ड इनॉर्मसली, है ना, एंड इट इज़ यूज टू ट्रीट वेरियस डिजीजेस इफेक्टिवली. तो दिस इज़ हाउ
by use of biology we can control various infectious diseases. Thank you.